नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगिता दर्पण में। मैं हूं प्रशांत। आज हम बात करने जा रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7, इसकी प्रोग्रेस ट्रैकिंग के बारे में। हाल ही में एक रिपोर्ट आती है जिसे IEA, आयरेना, यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिक्स डिवीजन, WHO एज वेल एज वर्ल्ड बैंक कोलैबोरेट करके निकालते हैं, और इस रिपोर्ट का टाइटल है ट्रैकिंग SDG 7 द एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023। अब इस रिपोर्ट में कुछ बातें हाईलाइट की गई हैं, कुछ कंसर्न्स हाईलाइट किए गए हैं रिगार्डिंग द अचीवमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ SDG 7, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7। अब हम सबसे पहले हाईलाइट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला हाईलाइट यहाँ पर आता है फैक्टर्स हिंडरिंग द अचीवमेंट। अब SDG 7 इज रिगार्डिंग अफोर्डेबल एज वेल एज एक्सेसिबिलिटी ऑफ द सस्टेनेबल एनर्जी, सस्टेनेबल एंड क्लीन एनर्जी, इट्स अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। अब यहाँ पे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इस गोल के अचीवमेंट यानी कि SDG 7 की अचीवमेंट में कुछ हर्डल्स हैं। सबसे पहले आ जाता है इन्फ्लेशन। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर महंगाई बढ़ेगी तो आप क्लीन कुकिंग फ्यूल की तरफ कैसे जा पाएंगे। क्लीन कुकिंग फ्यूल, अगर आपके सिलेंडर के दाम महंगे होते हैं, सिलेंडर की प्राइस, गैस सिलेंडर यानी कि LPG सिलेंडर की अगर प्राइस बढ़ जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि रूरल एरियाज में स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो लोग LPG यूज नहीं करेंगे, कंपैरेटिवली वो बायोमास को यूज करेंगे अपने कुकिंग के लिए। सेकेंडली आता है आपका अनसर्टेन मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक। थर्ड आता है डेट डिस्ट्रेस। लास्टली लिमिटेड फाइनेंशियल फ्लोज। अब ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं आपकी अफोर्डेबिलिटी एज वेल एज एक्सेसिबिलिटी को डिफाइन करते हैं कि आपका क्लीन एनर्जी एज वेल एज सस्टेनेबल एनर्जी के लिए कितना एक्सेस है, आप कितना अफोर्ड कर पाएंगे। अब समझिए कि अब अगर डेट डिस्ट्रेस है या फिर लिमिटेड फाइनेंशियल फ्लो है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप क्लीन एनर्जी या फिर सस्टेनेबल एनर्जी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे एज अ फैमिली या फिर एज अ पर्सन जिसकी लिमिटेड लाइक इनकम हो, आप नहीं करना चाहेंगे। अगर आपके ऊपर ऑलरेडी डेट है, उधार है, काफी ज्यादा लोन्स हैं, तो उस केस में भी आपके लिए प्रायोरिटी ये होगा कि आप उन लोन्स को पहले खत्म करो रादर देन कि आप क्लीन एनर्जी को ऑप्ट करो। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये रिपोर्ट हाईलाइट करती है। अब सेकेंडली रिपोर्ट बात करती है प्रोग्रेस टुवर्ड्स द स्पेसिफिक टारगेट्स। अब यहाँ पे जितने भी टारगेट्स हैं उनकी डिटेल्स प्रोवाइडेड है कि कितनी कितनी प्रोग्रेस हुई है और कितनी अभी करना बाकी है। अब एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ पर देखें तो एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी। अब रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2010 में 84% पीपल वर हैविंग एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, और ये डेटा 2021 में बढ़ के हो जाता है 91%। अब अगर हम 2010 के डेटा से कंपेयर करें 2021 का यानी कि 2021 का डेटा, तो ऑलमोस्ट 1.1 बिलियन पीपल वर विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। ये डेटा कम होके रह जाता है 2021 में सिर्फ 675 मिलियन। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्सेस में हमने काफी अच्छा ग्रो किया है, लेकिन रिपोर्ट एक प्रॉब्लम को हाईलाइट करती है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2030 तक हमारा जो 100% इलेक्ट्रिसिटी की जो एक्सेसिबिलिटी की टारगेट था कि 2030 तक दुनिया के हर इंसान के पास में बिजली होनी चाहिए, एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी फॉर ईच एंड एवरी पर्सन ऑन दिस अर्थ, ये 2030 का टारगेट था। लेकिन जैसा कि हमने देखा 2021 में ऑलमोस्ट 675 मिलियन पीपल आर स्टिल इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट एक्सेसिबल टू देम। तो ये एक बहुत बड़ा चीज हाईलाइट की है रिपोर्ट ने। अब अगर एक्सेस टू क्लीन कुकिंग की बात करें तो 2010 में ये डेटा 2.9 बिलियन था। ऑलमोस्ट 2.9 बिलियन पीपल वर नॉट हैविंग एक्सेस टुवर्ड्स क्लीन कुकिंग फ्यूल। 2021 में ये डेटा कम होकर रह गया 2.3 बिलियन। अब रिपोर्ट का ऐसा कहना है कि 2030 तक यानी 2030 तक अराउंड 1.9 बिलियन पीपल वोंट बी हैविंग एक्सेस टू क्लीन कुकिंग फ्यूल। ये पहला इशू। दूसरा इशू जो रिपोर्ट हाईलाइट करती है कि फाइनेंशियल इश्यूज के वजह से, इन्फ्लेशन के वजह से ऑलमोस्ट 100 मिलियन पीपल जिन्होंने क्लीन कुकिंग फ्यूल की तरफ शिफ्ट तो कर लिया है, चांसेस हैं कि ये दोबारा बायोमास की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे।
और क्लीन कुकिंग फ्यूल को छोड़ देंगे हाल फिलहाल के लिए। ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है इस रिपोर्ट का। थर्डली, ये रिपोर्ट हाईलाइट करती है कि जो सबसे ज्यादा जहां पे लैक ऑफ एक्सेस होगा टू क्लीन कुकिंग फ्यूल, वो होगा सब सहारन अफ्रीका में। सब सहारन अफ्रीका में पीपल 10 में से 6 लोगों के पास क्लीन कुकिंग फ्यूल की एक्सेस नहीं होगी। तो ये हमने देखा, ये वाला डेटा जो रिपोर्ट हाईलाइट करती है रिगार्डिंग एक्सेस टू क्लीन कुकिंग। अब आता है रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट। रिन्यूएबल एनर्जी के जो टारगेट्स हैं उसमें क्या ग्रोथ है। जो टोटल एनर्जी कंजम्पशन है ना, उसका सिर्फ 19% ही, जो फाइनल एनर्जी कंजम्पशन है उसका सिर्फ 19% ही रिन्यूएबल एनर्जी है। ये काफी लो टारगेट है और यहाँ पे काफी सब्सटैंशियल ग्रोथ की जरूरत है। सेकेंडली फिर बात करते हैं एनर्जी एफिशिएंसी पे। एनर्जी एफिशिएंसी के जो टारगेट्स हैं वो ऑन द लाइन तो हैं, लेकिन यहाँ पे जो अचीवमेंट की रेट है वो डिक्लाइन करती जा रही है धीरे धीरे। लास्टली, इंटरनेशनल पब्लिक फाइनेंशियल फ्लोज की अगर हम बात करें तो स्पेसिफिकली आफ्टर 2020 डेवलपिंग कंट्रीज में स्पेसिफिकली जो भी पब्लिक फाइनेंस फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं, दे आर डिक्लाइनिंग। तो ये हमने सारी की हाइलाइट्स देखी इस रिपोर्ट की। अब आगे हम बात कर लेते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की। सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2015 में ऑप्ट किए गए थे। 2030 तक का डेडलाइन है, 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये बेसिकली एक प्रॉस्परस फ्यूचर ह्यूमैनिटी एज वेल एज प्लैनेट के लिए ये गोल्स डिसाइड करते हैं, वो टारगेट है इसका। 17 गोल्स हैं यहाँ पे, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो कि कॉल ऑफ एक्शन डिसाइड करते हैं हमें क्या करना है एक प्रॉस्परस और एक अच्छे फ्यूचर के लिए। वो ये 17 गोल्स हमें बताते हैं, हमें बस उसे फॉलो करते जाना है। फिर हम बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। अब 1992 में रियो ब्राजील, यहाँ पे अर्थ समिट होता है और यहाँ पे एजेंडा 21 ऑप्ट किया जाता है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। काफी सारी कंट्रीज यहाँ पे साथ आती हैं। अब इसके बाद दोबारा से यूनाइटेड नेशन की जो मिलेनियम समिट होती है 2000 में न्यूयॉर्क में, वहां पे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को ऑप्ट किया जाता है। मिलेनियम डिक्लेरेशन, यहां से शुरुआत होती है MDG की। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का जो टारगेट था ये था 2015। बेसिकली यहाँ पे एक चीज पे बहुत हाईलाइट किया जाता है कि 2015 तक हमें दुनिया में भूखमरी या फिर हंगर को खत्म कर देना है, कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए, ये टारगेट था। लेकिन 2015 आते आते काफी चीजें बदली और जैसा हम देख सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी ऑप्ट कर लिया गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बेसिकली 2015 से 30 तक के लिए इंप्लीमेंट होने हैं और 30 तक के इसके कुछ टारगेट्स डिफाइंड हैं। 2030 तक वो टारगेट्स अचीव करने हैं। अब यहाँ पे 2015 की हम बात कर रहे थे तो ये एक लैंडमार्क ईयर था। क्यों था? क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को ऑप्ट किया जाता है। देन आदिस अबाबा एक्शन एजेंडा फॉर फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट। थर्डली, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज, ये दिसंबर 2015 में ऑप्ट किया जाता है। अब पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज की बेसिकली जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ता ही चला जा रहा है, ग्लोबल टेम्परेचर जो है बढ़ता ही चला जा रहा है और जो बेसिकली यहाँ पे 2 डिग्री राइज का ब्रेक जो सीलिंग है वो ये डिसाइड की गई है, इट इज 2 डिग्रीज। अगर 2 डिग्री से ज्यादा ग्लोबल टेम्परेचर प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे राइज कर जाता है तो जितने भी ग्लेशियर्स हैं वो लगभग सारे पिघल जाएंगे और ग्लेशियर्स की मेल्टिंग के कारण सी लेवल जो है वो 1 से 3 मीटर तक बढ़ जाएगा और आई गेस कि मेजॉरिटी जो कोस्टल एरियाज हैं वो सबमर्ज कर जाएंगे इस लेवल पे तो आने के बाद। तो ये एक बहुत बड़ा इशू था, इसीलिए पेरिस एग्रीमेंट को ऑप्ट किया गया और पेरिस एग्रीमेंट बेसिकली क्लाइमेट चेंज पे फोकस करता है। 2 डिग्री का जो टारगेट है यहाँ पे। सेकेंडली, यहाँ पे सेंडाई फ्रेमवर्क को ऑप्ट किया गया 2015 में। सेंडाई फ्रेमवर्क बेसिकली जो डिजास्टर है, नेचुरल डिजास्टर्स, उनसे होने वाले रिस्क या फिर उनसे होने वाले डैमेज को डिफाइन करता है और उसे कैसे कम करना है हमें ये बताता है। अब इसमें बेसिकली सेंडाई फ्रेमवर्क में 4 चीजों पे फोकस किया गया है।
सबसे पहले आता है सेंडाई फ्रेमवर्क में अंडरस्टैंडिंग द डिजास्टर। अब डिजास्टर को अगर आपने समझ लिया तो ऑब्वियस सी बात है कि आप एक्ट भी उसी के अकॉर्डिंग कर पाओगे। अगर आप समझ ही नहीं पाए, एग्जाम्पल के लिए कि भूकंप आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भूकंप आ रहा है या फिर अर्थक्वेक आ रहा है, तो आपने समझा ही नहीं तो आप एक्शन कैसे लोगे। आपने अगर समझ लिया कि हाँ भाई अर्थक्वेक आ रहा है और अर्थक्वेक में हमें क्या करना होता है, हमें बिल्डिंग से दूर भागना होता है खुले में, ठीक है, और अगर हम बिल्डिंग में ट्रैप हो चुके हैं बुरी तरीके से तो हमें टेबल के नीचे घुसना है। तो सबसे पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ ये डिजास्टर है, ये ऐसे आता है। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दिया, एग्जाम्पल आपका कुछ भी हो सकता है। सपोज आपका अगर सुनामी आता है तो आपको पता होना चाहिए कि सुनामी कितना डैमेज कर सकता है, ठीक है। अगर आपने उसे अंडरस्टैंड कर लिया तो ऑब्वियसली बात है कि आपका जो आगे का प्लान ऑफ एक्शन होगा वो आप इजीली डिसाइड कर पाओगे कि अपना डिजास्टर कैसे मिनिमाइज करना है, जो रिस्क है और जो डिस्ट्रक्शन है, जो डैमेज है, उसे कैसे मिनिमाइज करना है। क्योंकि डिजास्टर तो आना ही आना है तो आपको पता होना चाहिए, आपने अंडरस्टैंड उसे कर लिया तो ठीक है। अब अंडरस्टैंडिंग के बाद आता है दूसरा डिजास्टर मैनेजमेंट एज वेल एज गवर्नेंस। अब जब समझ में आएगा कि सुनामी में या फिर अर्थक्वेक में क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, क्या डैमेजेस हो सकते हैं, तभी तो आप उसे मैनेज करोगे या फिर गवर्न करेगी गवर्नमेंट। जो भी रूलिंग गवर्नमेंट होगी, जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, वो तभी तो उसके हिसाब से अपनी गवर्नेंस की पॉलिसीज को डिफाइन करेगा। तो पहला है स्टेप यहाँ पे समझना, दूसरा है डिजास्टर मैनेजमेंट एज वेल एज गवर्नेंस। फिर तीसरा यहाँ पे आता है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए रेजिलियंस डेवलप करना और वहां पे इन्वेस्ट करना। अब बेसिकली अगर हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे अगर हमने थोड़ा सा रेजिलिएंट बना दिया तो डैमेजेस इतने ज्यादा नहीं होंगे ना। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझिए कि नॉर्मल बिल्डिंग्स डिजाइन होती हैं, इसी में स्पेसिफिकली डिजाइन होती हैं अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग। जहां पे भी बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आता है वहां पे अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स डिजाइन की जाती हैं। यहाँ पे डिजाइनिंग का थोड़ा सा खर्चा ज्यादा आता है, कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट बढ़ जाता है, लेकिन लाइफ से ज्यादा जरूरी नहीं है ना। अगर कोई बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आएगा तो अलग बात है। नॉर्मल अर्थक्वेक के लिए ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बहुत इजीली छोटे मोटे अर्थक्वेक्स को झेल जाती हैं। और छोटे मोटे यहाँ पे मैं बहुत बड़े मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, 5-6 भी हो सकता है वो। जैसे आपने टर्की में देखा, टर्की में मैग्नीट्यूड बहुत ही ज्यादा था और बिल्डिंग्स काफी बुरे तरीके से कोलैप्स कर गई थी टर्की में जब अर्थक्वेक आया था तो। लेकिन आप यहीं जापान में देखेंगे, जापान में लाइक 5-6 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक्स आते रहते हैं और वहाँ बिल्डिंग्स को बहुत कम डैमेज होता है कई बार इसके बावजूद भी। उसका रीजन है सिर्फ और सिर्फ ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स या फिर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बेसिकली हमारा जो रेजिलियंस है इंफ्रास्ट्रक्चर का, हमें उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये चीजें सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में डिफाइंड है, ठीक है। अब इसके बाद हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का करंट स्टेटस देख लेते हैं। हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली ये एक प्लेटफॉर्म है जो रिव्यू एज वेल एज फॉलो अप लेता है एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का। अब यहाँ पे डीएसडीजी अंडर यूएनडेसा यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलप डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, ये बेसिकली आपका कैपेसिटी बिल्डिंग एज वेल एज जो इश्यूज रिलेटेड इश्यूज हैं उसके लिए सपोर्ट प्रोवाइड करती है ये ऑर्गेनाइजेशन। अब लास्टली हम बात कर लेते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 के बारे में। फर्स्टली इट टॉक्स अबाउट यूनिवर्सल एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल एंड मॉडर्न एनर्जी सर्विसेज। Secondly, it talks about substantially the share of the renewable energy in the global energy mix. And lastly, double the global rate of improvement in energy efficiency. ये सारे टारगेट्स के बारे में बात करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इट इज ऑल लाइक कॉल्स फॉर अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल, मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल बाय 2030। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एज वेल एज सस्टेनेबिलिटी, ये 3 ही मेन टारगेट्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 के। 2030 तक अचीव करना है और हमने इसकी ग्रोथ के बारे में भी जान लिया कि किस लेवल पे इसकी ग्रोथ पहुंची है, क्या डेटा कहता है, कितने लोगों के पास अभी भी एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है, या फिर क्लीन कुकिंग फ्यूल की जो एक्सेस है कितने लोगों के पास है, कौन सा कंट्री या कौन सा रीजन हाल फिलहाल आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होगा बायोमास पे या फिर जहाँ पे क्लीन कुकिंग फ्यूल की एक्सेस नहीं होगी, ये भी हमने देखा। इस रिपोर्ट को हमने डिटेल से डिस्कस किया, SDG 7 को हमने डिटेल से डिस्कस किया। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।